आज परेशान हूँ तो कल सुकून भी आएगा और खुदा तो मेरा भी है, आखिर मुझे कब तक रुलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज आप परेशानी में हैं तो कल आपके अच्छे दिन भी आएंगे। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, ऊपर वाला सबका है। तो देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास से पूरी दुनिया टिकी हुई है। विश्वास कीजिए खुद पर और भगवान पर कि वो आपको एक दिन जरूर आपकी मंजिल तक ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 7 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जो 12 करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, 2020 में जो बिहारी पुरस्कार दिया गया, ये क्रम से 30वां बिहारी पुरस्कार है। ठीक है, तो 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। देखिए, मोहन कृष्ण बोहरा जो हैं, इनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, तो इसके लिए जो है इनको यानी कि मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। देखिए, एग्जाम में प्रश्न घुमा घुमा के पूछ लेता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि अभी हाल ही में मोहन कृष्ण बोहरा को जो 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, ये इनकी किस रचना के लिए दिया गया है, तो इनकी एक हिंदी में रचना है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, तो इसके लिए इनको जो है 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। और मोहन कृष्ण बोहरा की जो ये पुस्तक है, ये 2016 में प्रकाशित की गई थी। देखिए, बिहारी पुरस्कार का जो विनर होता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया कि बिहारी पुरस्कार के विनर को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो बिहारी पुरस्कार का जो विनर होता है, इसको 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और देखिए, बिहारी पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में से ये एक है। 1991 में इसको शुरू किया गया था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बिहारी पुरस्कार को कब शुरू किया गया था, 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और देखिए, प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल किसी भी राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या फिर राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो है दिया जाता है। यानी कि ये पुरस्कार केवल राजस्थानी लेखकों के लिए है। अगर कोई भी राजस्थानी लेखक, ठीक है, ये पिछले 10 वर्षों में, मतलब अभी देखिए 2021 चल रहा है, तो हम इसको काउंट कब से करेंगे, 2011 से। अगर 10 सालों के अंतराल में कोई भी बहुत ही उम्दा पुस्तक किसी ने लिखी है जो कि कोई राजस्थानी लेखक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो उस राजस्थानी लेखक को इसके लिए जो है इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है। यानी कि राजस्थानी लेखक जरूर होना चाहिए। और ये देखिए, बिहारी की कविताएं आपने सुनी होगी, ठीक है, तो महान कवि बिहारी के नाम पर ये पुरस्कार जो है यानी कि बिहारी पुरस्कार शुरू किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है, इनकी हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक सचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी लीगिया नोरोन्हा है, ठीक है, तो लीगिया नोरोन्हा को जो है सहायक महासचिव बनाया गया है और प्रमुख बनाया गया है किसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय का। और ये नियुक्ति किसने की है, एंटोनियो गुटरेस ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं। देखिए, आपका UNEP है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। तो इसमें शामिल होने से पहले जो आपकी लीगिया नोरोन्हा है, इन्होंने नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान, समन्वय और संसाधन विनिमय और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाग के निदेशक के रूप में काम किया था। तो ये पिछला काम था इनका, अब यहाँ से ये हट गई है। और अब जो भारतीय मूल की लीगिया नोरोन्हा है, ठीक है, तो भारतीय मूल की जो लीगिया नोरोन्हा है, ये क्या काम करेगी, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में काम करेंगी। देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। और क्रम से इसके संस्थापक मतलब इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापना है मॉरिस स्ट्रांग। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और तीसरा प्रश्न कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जाएगा।
देखिए दुनिया का जो पहला प्लेटिपस अभयारण्य है ये बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए प्लेटिपस एक जानवर होता है जिसका मुंह जो है बत्तख की तरह होता है, ठीक है। तो बत्तख की तरह इसकी चोंच होती है और एक तरीके से ये एक मैमल्स होता है, ठीक है, स्तनधारी प्राणी होता है। देखिए ये जो है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादी जो हैं, ठीक है, उन्होंने इस प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया के पहले अभ्यारण्य का निर्माण करने का जो है अपना योजना है उसको बनाया है कि हम जो है प्लेटिपस के लिए जो है एक अभ्यारण्य बनाएंगे। देखिए गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्लेटिपस जानवर के विलुप्त होने के जो है चांसेस बढ़ गए हैं और इसीलिए अभी हाल ही में टारूंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से 391 किलोमीटर दूर एक चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा, ज़्यादातर तालाब और माद बनाने की जो है योजनाओं की घोषणा की है। तो इसको याद रखिएगा, लेकिन जो न्यूज़ शॉर्ट में है इसको याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है ये बनेगा। और चौथा प्रश्न है कि चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में इस वर्ष कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। देखिए चीन का जो रक्षा बजट है इसमें 6.8% की बढ़ोतरी की गई है और ये हमारे लिए काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि देखिए चीन जो है पहले भारत पे अटैक करेगा और इसने अपना रक्षा बजट भी शायद इसलिए बढ़ाया है। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं चीन की चाल क्या है, कितना ये अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। देखिए चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है, यानी कि इस साल का इसका रक्षा बजट कितना है चीन का, 209 अरब डॉलर, जो कि पिछले साल की तुलना में 6.8% से अधिक है। देखिए जो चीन की अर्थव्यवस्था है ये 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि पिछले 45 साल में सबसे कम वार्षिक आर्थिक विकास दर थी। देखिए पिछले साल चीन की जो अर्थव्यवस्था है इस पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा, लेकिन ये जल्दी ही इससे उबरने में सफल रही और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अनुसार जो चीन का लक्ष्य है 2021 में ये है 11 मिलियन से अधिक नए शहरी रोजगार पैदा करना। तो ये चीन की पॉलिसी है और हमें हमारे पड़ोसी देशों की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए और ये एग्ज़ाम में पूछे थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अमाउंट याद रखिएगा, इस साल का चीन का रक्षा बजट कितना है, 209 अरब डॉलर का है और ये पिछले साल के बजट की तुलना में 6.8% अधिक है। और अब थोड़ा सा एक और देश पे आते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा है कि किस देश ने तरलीकृत कृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि जो आपका LNG है इसको लेकर कतर के साथ एक 10 साल का समझौता किया है। जो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा भारत ने किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने LNG को लेकर, एक देश है आपका कतर जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, तो कतर के साथ 10 सालों का एक समझौता किया है और ये समझौता क्या है। देखिए पाकिस्तान ने इस LNG को लेकर जो है कतर के साथ 10 सालों का समझौता किया है। नए समझौते पर दोनों देशों के द्वारा यानी कि पाकिस्तान और कतर के द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफ़ी कम दर पर ये हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान को सस्ती दर पर LNG प्रोवाइड करेगा कतर। पाकिस्तान और कतर के बीच में नए समझौते से पाकिस्तान के लिए अगले 10 वर्षों में लगभग 3 बिलियन डॉलर की बचत करने में मदद मिलेगी और नए अनुबंध के अनुसार पाकिस्तान पूर्व समझौते से लगभग 316 मिलियन डॉलर कम भुगतान करेगा। तो ये पाकिस्तान और कतर की पॉलिसीज़ हैं। और छठवां प्रश्न है कि EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है। तो देखिए ये परसेंटेज आपका है 8.5%। याद रखिएगा EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि पर जमा पर जो है ब्याज दर को 8.5% कर दिया है। देखिए अगर आप EPFO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस प्रश्न का जो आंसर मैंने बताया 8.5% ब्याज दर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को नई दिल्ली में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत में कार्य करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स की टीम ने जो है झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है और ये प्रजाति किससे संबंधित है। देखिए मेढक की इन प्रजातियों को अभी हाल ही में वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाटों से खोजा गया है, जो कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ठीक है। और देखिए मेढक की इन 5 प्रजातियों को जो है
रोकोफोराइट परिवार से संबंधित है ये, ठीक है। यानी कि मेढक की जो ये 5 प्रजातियां खोजी गई हैं ये रोकोफोराइट परिवार से संबंधित है। ये खोज जो है पश्चिमी घाट में जीनस राओचेरिस्टस की झाड़ी मेढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का ये हिस्सा है। 8वां प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ एक साझेदारी की? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है इसने इंडियन आर्मी के साथ जो एक समझौता किया है उनके अकाउंट्स यानी कि जो वेतन खाते हैं जिसमें उनका सैलरी आता है, ठीक है, उसको संभालने के लिए। तो ये अगर आर्मी के अकाउंट को संभालेगा, किसी भी आर्मी मैन का अकाउंट खोलेगा तो उसको क्या क्या लाभ देगा ये भी जान लीजिए। देखिए जो ये समझौता हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो इसके बाद कोटक वेतन खाते के माध्यम से जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये भारतीय सेना के सभी कर्मियों को कोटक के उत्पादों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त करेगा, मतलब पहुंच प्रदान करवाएगा, जिसमें एक शून्य शेष वेतन खाता यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट भी शामिल है, जो कि पूरे भारत में कोटक महिंद्रा बैंक की 1603 शाखाओं और 2573 एटीएम के नेटवर्क में सभी वीज़ा एटीएम और कहीं भी बैंकिंग पर मुफ्त असीमित एटीएम लेनदेन के साथ 4% तक की वार्षिक आय देता है। और जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, देखिए इसके सीईओ हैं उदय कोटक। स्थापना इसकी 2003 में हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। और 9वां प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक स्थिति को चाबहार दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो देखिए जो आपका चाबहार दिवस है इसको मनाया जाएगा 4 मार्च को। देखिए चाबहार एक बंदरगाह है जो कि ईरान में है, जिसको भारत ने बनाया है, इसको याद रखिएगा। देखिए हाल ही में जो ये घोषणा है चाबहार दिवस मनाने की, ठीक है, तो इसको जो है 4 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय भारत शिखर सम्मेलन के 2021 के अवसर पर जो है किया गया था। और देखिए जो आपका मैरीटाइम इंडिया समिट यानी कि समुद्री भारत शिखर सम्मेलन जो था, ठीक है, तो इस वर्चुअल कार्यक्रम में अफगानिस्तान, अर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया था वर्चुअल माध्यम से। और देखिए ये जो शिखर सम्मेलन है ये 2 से 4 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया था। और इसी शिखर सम्मेलन में इस चाबहार दिवस को मनाने की घोषणा की गई 4 मार्च को हर साल। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने? सॉरी यहाँ पे टेस्ट जरूर याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टेस्ट टीम के, ठीक है। देखिए वनडे का कोई और है वर्तमान में, तो हम अभी टेस्ट पे फोकस करेंगे। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो टेस्ट टीम है इसके नए कप्तान बन गए हैं डीन एल्गर। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। और देखिए यही जो है जो आपका दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड है इसने जो है टेम्बा बाउमा को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है। और 11वां प्रश्न कि हाल ही में किस व्यक्ति को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में तरुण बजाज को भारत के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और 12वां प्रश्न है कि किस देश को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया? तो देखिए मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया है भारत को। और ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए अभी हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एक एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस की स्वतंत्रता पर नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में आंशिक रूप से मुक्त करने के लिए डाउनग्रेड कर दी गई है, जो कि दुनिया भर में राजनीतिक स्वतंत्रता का अध्ययन करता है। यानी कि इंडिया भारत का जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक है विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र, यानी कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सेज। देखिए भारत के स्वतंत्र राष्ट्रों के ऊपरी रैंक से गिरने का वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों पर विशेष रूप से हानिकारक प्रभाव जो है ये पड़ सकता है, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए उसको तुरंत लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें कीजिए, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपके लिए देखिए 2 बजे रात में जगता हूँ और 2 से 5 बजे के बीच में मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूँ, मतलब 3 घंटे रात में जग कर तैयार करता हूँ। तो आपसे बस उम्मीद है वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि देखिए लाइक करने से थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और लाइक की सुविधा निःशुल्क भी है। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा भारतीय शहर है, बताइए।
दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, बताइए। ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए। तीसरा प्रश्न है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया, बताइए। और चौथा है कि 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, बताइए। पांचवा की हाल ही में किस व्यक्ति को श्रीलंका क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, नाम बताइए इनका। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया, तो ये व्यक्ति आपके हैं मनप्रीत बोहरा। और दूसरा था कि भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए 4 मार्च को हम इस दिवस को मनाते हैं। और तीसरा था कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये व्यक्ति आपके हैं एलन मस्क। और चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को सीआरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो देखिए इनका नाम है कुलदीप सिंह। और पांचवा था कि इजराइल में संयुक्त अरब अमीरात के पहले राजदूत कौन बने, तो देखिए इनका नाम है मोहम्मद अल खाजा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।